नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम गपशप। आज हमारे बीच हैं श्री गौरव शर्मा जी। आप दिल्ली से हैं और आपने अपने रंगमंच की शुरुआत दिल्ली में ही की है। आप एक प्रकाश परिकल्पक हैं, निर्देशक हैं। आपने इंडियन थिएटर में कोर्स किया, उसके उपरांत एनएसडी में आए, एनएसडी में 3 साल का कोर्स किया डिजाइनिंग डायरेक्शन में। उसके बाद लैम्डा गए, वहाँ भी पढ़ाई की थिएटर की। तो चलिए गौरव जी से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और थिएटर को थोड़ा और जानते हैं। और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है लिख के यहाँ पे, और हम उस पर भी बातें कर सकते हैं। चलिए गौरव जी को बुलाता हूँ मैं। गौरव भाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे? बढ़िया भाई, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और गपशप में आपका स्वागत है। हम्म। तो ये शुरू करते हैं कि मतलब हम लोग काफी समय साथ में रहे हैं, हम्म। लेकिन मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि कैसे दिल्ली में आपने शुरुआत की थिएटर की, और उस हम्म। समय किस तरह का थिएटर हो रहा था, आपने किन किन लोगों के साथ काम किया दिल्ली में, है ना? और आपके घर से क्या आपको परमिशन मिल गई थी कि आसानी से कि आप रंगमंच कर सकते हैं? अह, अह, मेरा जो मेरा जो थिएटर का शुरुआत हुआ वो बेसिकली कॉलेज से हुआ। तो मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से हूँ। और अमूमन मेरे फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली है। मेरे फादर बिजनेस करते थे। एंड अमूमन उनका कोई ऐसा नहीं था, ना थिएटर या कुछ। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरे पिताजी के जो ग्रैंडफादर थे वो नाथुराम गॉडसे वाली फैमिली, हम लोग सांगी थे। तो हमारे परदादा जो थे वो सांग किया करते थे। तो ये हमेशा बोला भी जाता था कि ये उन्हीं का एक्चुअली है। तो मुझे बड़ा अचंभित भी होता था कि मेरे घर में आर्टिस्ट थे मेरी जनरेशन्स में, बट मेरे दादाजी तो डॉक्टर थे और मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, तो वो एक रहा नहीं। बट एनीवे कॉलेज में मेरा एडमिशन बैडमिंटन से हुआ। सो आई वाज अ नेशनल प्लेयर एंड स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हुआ। और कुछ नहीं, कॉलेज जाते थे। और कॉलेज में एक दिन हमारे एक मित्र टकराए। आप सब वाकिफ होंगे, भानु करके थे वो। तो उन्होंने हमसे बोला कि भाई तुम नाटक करोगे? तो हमारे दिमाग में तो नाटक को लेकर तो सिनेमा ही रहता है। ठीक है, नाटक तो हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम नाटक करोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल नाटक करूंगा। ठीक है ना। तो देन उसके बाद मैंने कहा भाई लीड रोल तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि शाहरुख खान अंदर पूरा भरा हुआ था। तो फिर वो नाटक बहुत अच्छा हुआ, सुंदर रस करके नाटक था, और मैं एक बंगाली पंडित बना था उसमें। और मेरी बड़ी फैमिली आई एंड माय मदर वाज वेरी हैप्पी। एंड तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं एक्टिंग करते हो, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस थी कॉलेज से, क्योंकि ऐसा डर था कि कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। राइट। बट मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था जो इस दुनिया में नहीं है, और जिसको मैं बहुत बड़ा भोगी बोलता हूँ मेरे इस करियर को बढ़ाने में। ही इज वन ऑफ द जीनियस पर्सन, वसीम। वसीम ने मुझे कहा कि तू नाटक कर और आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी में बैठ, बाकी हम शाहीन सर को देख लेंगे। क्योंकि कुछ अच्छा लगा होगा उसको। और विश्वास माने, बैडमिंटन का रैकेट छूट गया और स्क्रिप्टें हाथ में आ गई। और शाहीन सर ने 3 साल मुझसे बात नहीं करी। और जब थर्ड ईयर में मुझे कॉलेज क्रेस्ट मिला, तो उन्होंने मुझसे आके बोला कि शायद तुम्हारा डिसीजन ठीक था, अगर तुम स्पोर्ट्स में होते तो तुम शटल्स के लिए करते रहते, क्योंकि बजट कम था शटल के लिए। अच्छा है तुमने स्क्रिप्ट पकड़ ली और तुम नाटक करने लगे। तो अमूमन मेरा शुरुआती दौर ऐसे रहा। और वो शुरुआती दौर इस तरीके से बढ़ता चला गया कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक संस्था दिखाई दे गई। और मेरा जिंदगी का पहला नाटक था राजा की रसोई, मोहन महर्षि साहब का। और विश्वास माने कि मैं शायद दर्शक की तरह नहीं बैठा था, मैं एक छोटी सी किताब लेके बैठा था।
कि मैं देख रहा था कि राजेश शर्मा जो बहुत फाइनेस्ट एक्टर रहे हैं, और महेंद्र मेवाती भैया, जब इन दोनों के मैं संवाद देख रहा था तो मैं लिख रहा था कि ये आदमी कैसे 1.5 घंटे चौक में रह सकता है, ठीक है। और वो तो मेरे लिए मेस्मराइजिंग था। उसके बाद मेरा दूसरा नाटक था चेरी ऑर्चर्ड त्रिपुरारी मैडम का, जिसमें मैं टीकम जोशी का फैन हो गया था। इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टारडम मैन आई हैव सीन। ऐसे यार ये आदमी तो बड़ा स्टार बनेगा, और ये तो उसको देखने में ही मजेदारी है। तो वहां से ऐसा चस्का पड़ा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैंने शायद कोई भी ऐसा नाटक नहीं था जो सारे शोज नहीं देखे होंगे रेपेट्री के। मुझे आज भी याद है, मेरे लिए बड़ा मेस्मराइजिंग था जब मैं इंद्र सभा देख रहा था और नाटक पूरा डाउन हो गया था, और उधर से महेंद्र भैया आए और उन्होंने बोला राजा हूं मैं, और ये एक देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन दैट, और मैंने नाटक को उठते हुए देखा। और जब वो कहते हैं ना कि नाटक उठाओ एनर्जी लगाओ, ये जनरली इट हैपेंस वेरी वेल। तो विश्वास माने ब्रदर कि मतलब ये हो गया कि ये तो भाई इसी मक्का में आना है, कैसे होगा। और तो फिर थिएटर करने लग गए, और जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई। और फिर पिताजी ने हमको एक दिन बोला कि देखो तुम चाय की दुकान पे खड़े होते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चप्पलें तोड़ो, खूब तोड़ो, ठीक है, और खूब मजे लो जीवन के, लेकिन बेटा मुझे डिग्रियां दे दो, कम से कम मैं ये बोल पाऊंगा कि मैंने तुम्हें कोई एजुकेशन डिग्री दिला दी। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने पहली मर्तबा आपके बैच के साथ इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू हुआ था हमारा आईआईसी के अंदर, आपको याद होगा। तो वहां पर सुरेश जी बैठे हुए थे जो कि हमारे तत्कालीन अभी डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ड्रामा स्कूल में क्यों आना चाहते हैं। तो हम बड़े उनसे बोले कि देखिए जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मेरी सारी ऑप्शनें खत्म कर दी और मुझे नहीं लिया। फिर हमने दूसरी बार भरा। तो दूसरी बार में हमने जिशान भाई और पुंछ के बैच के साथ भरा। तो अब भी हमारा उस दौरान नहीं हुआ। तो शायद ये है ना, टीचर पकाते हैं तपाते हैं, उसके बाद शायद हमारे में कुछ कमियां होंगी। ये ड्रामा स्कूल को लेकर एक बड़ी किदवंती है कि होता कैसे है उसके अंदर, ठीक है। तो ये किदवंती को किदवंती बने रहने, क्योंकि यही उसका जादू है, ठीक है। तो फिर फिर हमारे को हमारी जिंदगी में कहते हैं ना कि सही समय पे गुरु आ जाता है। तो हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु आए, अब जिनका नाम है डॉक्टर अभिलाष पिल्ले। और सर ने मुझे बोला कि जस्ट ग्रो एंड शाइन, तुम जाओ यहां से, क्योंकि उस दौरान मैं उनके साथ काम कर चुका था। उससे पहले मेरी एक छोटी सी जर्नी है जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट थिएटर ग्रुप आई एवर सीन इन माई लाइफ, इज क्षितिज थिएटर ग्रुप। सो मैं बहुत फक्र से कह सकता हूं कि मैं क्षितिजियन हूं। विपिन भैया एंड भारती दीदी ने जिस तरीके से हमको नेचर किया, और विश्वास माने कि मुझे ये बड़ी फनी सी सिचुएशन है कि अगर आप बोलेंगे कि गौरव भाई थिएटर का जर्नी कैसे हुआ, तो मैंने बोला चेतक स्कूटर के साथ हुआ। कि मेरे पास एक चेतक स्कूटर हुआ करता था, और मैं बहुत इस मामले में मैं गारंटेड कह सकता हूं कि उस दौर के जितने भी थिएटर वाले थे उनमें सबसे परिपक्व आदमी था। कि 1.5 घंटे के अंदर एंटरटेनमेंट की परमिशन लाना और ट्रैफिक की परमिशन लाना, मुझसे पूछो कैसे आती है। तो ट्रैफिक कमिश्नर से लेकर और सब जानते थे कि ये लड़का आया है तो इसको दे दो भैया अभी परमिशन। हमें याद है कि हम एक नाटक कर रहे थे अभिमंच के अंदर, गोली, ठीक है। आज भी हम बोलते हैं भारती दीदी से, और आई थिंक अगर वो लाइव हैं तो वो सुने इस चीज को कि देखिए बहुत जबरदस्त नाटक है आपकी जिंदगी का, और हमारे लिए दोबारा करना चाहेंगे। तो मैं सूत्रधार की एंट्री दादा, और पहला फेड इन मेरी स्पीच, ठीक है। और मैं परमिशन ले रहा हूं, मेरे पास विपिन भैया का फोन आया कि भैया कहाँ है तू। मैंने कहा दादा आईटीओ पे फंसा हूं, परमिशन नहीं दे रहा एंटरटेनमेंट की, क्या करूं बताओ। कह रहे तू छोड़ के आ जा। मैंने कहा दादा मैं छोड़ नहीं सकता हूँ यार, परमिशन तो लेके आनी है। कहते देख अभी 5:15 हो रहे हैं, ठीक है, तू पहुंच जाएगा 6 बजे तक। मैंने कहा भैया पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस मुझे धोती पहनाने वाला खड़ा कर देना कोई। भैया आई केम एट 6:15, और मैंने भगवान कसम कैसे धोती पहनी है और कैसे कुर्ता पहना है वहां पर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सेंटर आ जाइए, आप थोड़ा कट रहे हैं। हाँ, तो वो मैंने कैसे वो धोती और वो कुर्ता पहना है और पहली स्पीच बोली है, तो वो थिएटर का चार्म है।
तो भैया ने मुझसे बोला परमिशन आ गई? हाँ मैंने कहा हाँ परमिशन आ गई, ये लो। तो वहां पर मुझे भैया ने एक बड़ा अच्छा तमगा दिया कि गौरव तेरे को तो सिर्फ ये बता दो कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति कहाँ मिलेगा, तू अपने आप पहुंच जाएगा। मैंने कहा हाँ पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, चेतक स्कूटर जब तक है पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरी शुरुआती दौर है थिएटर का। तो फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, दैट वाज अनदर थिंग। फिर मैं चंडीगढ़ गया, और चंडीगढ़ जाने के बाद मैंने वहां पर भी क्या नाम अ, अ, काम किया, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल क्या नाम experience there, and I would say one should, it's one of the most valuable institution, one of the most valuable institution in my life, कि चंडीगढ़ की हवा और चंडीगढ़ के टीचर्स, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट, इट्स वो मेरी पहली माँ है एक्चुअली। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट इज माय फर्स्ट मदर। मेरे बैचमेट्स, मेरे टीचर्स नीलम जी, अंजला मारिची जी, एंड द जीनियस कुमार वर्मा सर, रानी बलबीर कौर, इन लोगों ने, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर श्वेता, these are the genius people I ever met in my life. They changed my life. They gave me so much of meaning in my life. I think मैं उनका ऋणी रहूंगा इस चीज में हमेशा से। सो ये है एक छोटा सा जर्नी मेरा लाइफ का और चीजों का। बाकी तो यू नो हाँ, बीच में सिग्नल की प्रॉब्लम हुई थी। तो कोई जब बात। आप चंडीगढ़ पहुंचे, हम्म। चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां जो आपने पढ़ाई की, तो अमेच्योर थिएटर से ट्रेनिंग लेने में क्या अंतर महसूस किया आपने? मतलब क्या बदलाव आए आप में, क्या डेवलपमेंट हुआ? दादा मुझे हमेशा से ये लगता है कि कोई एमेच्योर थिएटर करता नहीं, कोई एमेच्योर थिएटर करता नहीं है, क्योंकि अब तो शायद कोई एमेच्योर थिएटर नहीं करता है, ठीक है ना। आप सब प्रोफेशनल थिएटर करते हैं, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि आपको चीजें क्रियाबद्ध तरीके से मिलती हैं। यहां पर आप देख के सीखते हैं, बटोरते हैं, यू विल कलेक्ट थिंग्स, यू विल इंटरैक्टेड विद टीचर्स उसमें। लेकिन वहां पर एक सिलेबस है, तो उसमें आपकी चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर आपको मिलता है। मुझे लगता है कि अगर एक आदमी बहुत शिद्दत से काम करे, आज इनफैक्ट मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि एक आदमी को अगर थिएटर करना है तो कितने साल मिनिमम चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि देखिए मिनिमम मुझे लगता है 7 साल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एंड 7 years इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। बट चंडीगढ़ में चीजें बहुत क्रियाबद्ध तरीके से मिली। रिसोर्सेज का अभाव है वहां पर, आज भी है, पहले भी बहुत था रिसोर्सेज का अभाव। एंड इन दोनों सेक्शंस के अंदर हम ये बताएं कि आपको पहले भी रिसोर्सेज का वहां पर अभाव था, और आज भी वहां पर रिसोर्सेज का अभाव है। तो बट it's training is training actually, I would say it's one of the most prestigious institution जिसने बहुत सारी चीजें दी। Are you there? Govind, I think your net is down. Hmm. हेलो हाँ जी भैया, हेलो। आप। हाँ आप। हाँ, मैं थोड़ी देर तो बीच में मुझे पता नहीं क्या हो गया। हम्म। तो उसके बाद आप वापस आए, तो फिर आप वापस आने के बाद आपने नजदीक किया, हाँ। है ना? तो ऐसा क्या रह गया था जिसकी वजह से एनएसडी की एनएसडी करने का मन हुआ? सच्ची मतलब बताएं दिल की बात, बिल्कुल दिल की बात होनी चाहिए गपशप में। तो जिद थी, जिद थी।
जेन्युइनली जिद थी कि छोड़ेंगे नहीं तुझे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लव, यू नो, ठीक है। और मतलब वो राजा भाई की छवि तो दिमाग में चढ़ती रहती थी, और महेंद्र दा की छवि चढ़ती रहती थी, टीकम जोशी का चाम दिखता था, हेमंत खेर की वो देवेंद्र राज अंकुर सांप सीढ़ी आज भी याद है मुझे, ठीक है। तो वो जिद थी दादा। और विश्वास माने कि मेरा 2 अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, आजकल तो बहुत सहूलियतें हैं, 30 साल तक देते रहो, ठीक है। लेकिन उस समय तो आपको मालूम है कि 2 बार दिया, अगर दो बार अगर आपका 3 बार वर्कशॉप में नहीं हुआ आपका इंटरव्यू में, तो आपको आउट, जिंदगी में कभी नहीं दे पाएंगे आप एनएसडी, ठीक है। और दूसरी बड़ी कमाल की चीज होती थी दादा कि हम तो ये कोशिश करते थे साला इस बार कम से कम वर्कशॉप तक पहुंचे, 2 चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि तो हमने सोचा कि साला दे देते हैं इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से, तो कम से कम वर्कशॉप में तो आ जाएं। तो हम तो कहते हैं भगवान इस बार नहीं करा रहे हो कोई बात नहीं, वर्कशॉप में पहुंचा देना, 2 बार और चांस बढ़ जाएंगे। तो भैया ये जिद थी, लेकिन वो जिद इतनी लॉजिकल रहेगी मुझे पता नहीं। इस इंस्टीट्यूशन ने तो आबो हवाई बदल दी काम की, ठीक है। एक तो बिगाड़ भी दिया 24 घंटे काम करने की और 24 घंटे सोचने की शक्ति। दूसरा, क्या चाहिए आपको, मतलब दुनिया भर की तमाम इतनी ज्यादा सहूलियतें हैं, और एक से एक धुरंधर बैचमेट, मतलब वो तो सबसे बड़े तो गुरु हमारे हमारे बैचमेट्स हैं। मतलब मेरे तो ऐसे घाघ बैचमेट हैं कि सामने कुछ बोलते थे और पीछे बजा देते थे। तो अद्भुत बैचमेट तो मेरे अद्भुत हैं, and I'm beautiful batchmates I ever met in my life, trust me। हाँ, चंडीगढ़ के काफी अच्छे बैचमेट्स हैं, आज भी मेरे से कनेक्ट में हैं और बड़े अच्छे रसूख पे पहुंच चुके हैं वो लोग, बट एनएसडी के तो अलग ही है। और आई थिंक बैचमेट आपको ज्यादा सिखाता है, 3 साल आपके साथ रहता है। मैं आज, और जीनियस डायरेक्टर्स लाइक प्रवीण, गगन, पंचाल, कुमार दास, एक्टर स्लैश डायरेक्टर, राइट। So I would say he's a appa, so he's brilliant. And yeah, and Vikram Kochar, Tushar Pandey, Shahidur, Durgesh, Anamika, Tokir, like genius. I really love them to watching. Manas, Boloram, Tina. Like I'm sorry, I have a long list of my very nice batchmates. Pranami, Gagan, everybody. Like, so they're genius batchmates. और टीचर्स तो थे, और साथ में ये इंस्टीट्यूशन आपको टेक्नीशियंस एक दूसरा भी गुरु देता है टीचर्स के अलावा। हमारे टेक्नीशियंस किरण भाई, राइट, मनोरंजन सर, राइट, लल्लन भाई, ठीक है, जो कि सुबह सुबह हमको वही जूनू घास की चाय पिला देते थे, तो थोड़ी सी हेल्थ भी ठीक रहती थी। तो ये इंस्टीट्यूशन तो कमाल है। मैं तो इसी को देखा, मतलब मैं कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म तो पता नहीं क्या होता है, सिर्फ कहानी कहना और करने वाली बात होती है। तो नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से बीएनए गया, फिर बीएनए से एनएसडी आया, हाँ, एनएसडी से कहीं और भी गया। तो वो होता है कि मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दिल्ली आके आपका परसेप्शन थोड़ा और खुल जाता है, लेकिन तुम तो ऑलरेडी दिल्ली से हो, तो हाँ, हाँ, है ना, तो ऑलरेडी परसेप्शन खुला हुआ था, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी हुई थी। जो इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से आता है उसके लिए वो नई चीज होती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी वो सारी चीज थी। जैसे सच में बड़ा मजेदार था ना कि मतलब ऑलरेडी रिपीटिव लोगों के प्लेस देखे हुए थे कि यार ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से होता है, ये करना है ना। लेकिन मुझे लगता है सबसे मजेदार बात ये है कि जो मेंटर मिले, गुरु मिले, अब उनके साथ सीखने का भी मौका मिला, जैसे अभिलाष जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं चाहूंगा वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूं कि अब उनके साथ काम करने का मौका मिला एज ए टीचर, सीखने का। तो वो कैसा रहा, मतलब बड़ा मजा आता है ना कि कल तक बाहर मेंटर थे, आज उनके साथ मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, जानना है ना। तो वो बड़े एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़े सख्त लोग हैं भाई, बड़े सख्त लोग हैं, ठीक है। वो इतना अच्छा, मतलब ऐसा लगता था कि ये तो कीर्ति मैडम तो हमारी हैं, और अनुराधा मैडम तो हमारी हैं, और अभिलाष जी तो हमारे हैं, रॉबिन सर तो हमारे हैं। और जिस दिन हम स्कूल में घुसे, भाई साहब नजरें मोड़ ली उन्होंने, मतलब उनके हाथ में हमें एक जादुई डंडा दिखने लग गया। तो मैं तो यही खोजता रहा कि भाई या तो मेरे में प्रॉब्लम, मतलब ये क्या हो रहा है, ये जादू क्या हो रहा है। बट यकीन माने कि उनको बैलेंस करना आता है, उनको पढ़ाना आता है,
उनको पढ़ाना आता है, और उनको इतना कमाल का पढ़ाया उन्होंने, और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जीवन की भी सीख दी, जो कि मुझे लगता है कि 24 घंटे उनको देखना है। पहले हम 9 बजे उनके पास पहुंचते थे, अब वो 9 बजे हमारे पास आ रहे होते थे। और बड़ी कमाल की चीज थी कि सुबह रॉबिन सर का तो भरोसा नहीं था, शेट्टी सर तो सुबह 6:30 बजे हमारे ऊपर पानी डाला है हॉस्टल में आके कि तुम सालों खड़े हो जाओ, सुबह जल्दी क्लास है। तो मतलब वो तो एक, मतलब थोड़ा सा लग्जरी भी आई थी कि टीचर हमारे पास आ रहा है। लेकिन लेकिन मतलब मैं क्या बोल पाऊंगा, दे आर ब्रिलियंट पीपल, दे नो हाउ टू बैलेंस लाइफ, दे नो हाउ टू नेचर चाइल्ड, मतलब बच्चे को कैसे रखना है, कैसे सख्त करना है। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि गौरव हमारे साथ पहले काम कर चुका है, या तौकीर ने काम नहीं किया है, या टीना ने काम नहीं किया है। उनके लिए सारे बराबर करना आता था उनको। उनको उनको बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करते हैं एजुकेशन और रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि मैं कहूंगा, पता नहीं, मतलब आई डोंट, मतलब मैं शायद वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट रहता, बट मैं फेवरेट नहीं रहा। ड्रामा स्कूल में फेवरेटिज्म एक डिफरेंट लेवल पे प्ले करता है, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। उसको कभी नेगेटिव देखेंगे तो आप उसी चीज में फंस जाएंगे, और ड्रामा स्कूल से आप हाथ धो देंगे। तो वो मेरे को लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा था। एक चीज और, जैसे कि आप बाहर जाने जाते हैं एज ए लाइट डिजाइनर, आप लाइट डिजाइन करते हैं, जाने जाते हैं उसके लिए, तो स्कूल में उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए कितना मददगार रहा, एज ए लाइट डिजाइनर, एज ए डायरेक्टर, जो हम बाहर काम करते हैं, तो स्कूल कितना मदद करता है हमें इन सारे कामों के लिए, हमें कितनी तैयारी करवाता है। दादा इतने सवाल देता है ना, हाँ, और इतने सवाल खड़े कर देता है आपके आगे, और आपको आइडिया मशीन बना देता है स्कूल। क्योंकि आप ये माने कि ड्रामा स्कूल में 3 साल पढ़ने के बाद, अगर मैं आज दावे से कह सकता हूं इस चीज पर, और बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट को चमत्कृत नहीं कर सकते कि अरे ये देखो एक नई चीज। क्योंकि इतना एक्सपोजर देता है ड्रामा स्कूल, इतना एक्सपोजर देता है ड्रामा स्कूल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि आपको पता ही नहीं चलता है, और आपको बाद में महसूस होता है कि वाओ, व्हाट अ इंस्टीट्यूशन, व्हाट अ इंस्टीट्यूशन। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब मैं विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का इंटरव्यू दे रहा था, तो मिस्टर सुनील शानबाग वाज सिटिंग देयर। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात बोली मुझसे कि यार तुम बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे ड्रामा स्कूल के लड़के तो 250 लाइटों से नीचे सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर, मुझे नहीं पता कि आप कौन से उस स्टूडेंट से मिले होंगे, लेकिन मेरे टीचर ने तो मुझे 2.5 लाइट से भी एरिया बनाना सिखाया है, और 250 से भी सिखाया है। तो शायद मुझे नहीं पता कि आप वाकई, क्योंकि आजकल एक और वो भी चल रही है ना कि छोटी सी वर्कशॉप करी और हम एनएसडी से हैं। तो मैंने कहा शायद आप उनसे मिल लिए होंगे। तो तो भैया आप विश्वास माने कि एक जस्ट वन, आप विश्वास माने कि आइडिया मशीन्स, ड्रामा स्कूल इतना पुश करता है। और एक बड़ी कमाल की चीज है कि जब आप स्टक होते हैं, आपके ब्लॉक लगता है, उस समय तो आपका टीचर, मतलब शायद काली मां का रूप लेके खड़ा होता है, और वहीं पर वो ब्लॉक तोड़ता है। तो मुझे लगता है कि जीवन के अंदर भी जब भी आप एकदम लगता है कि यार आप कुछ नहीं है, जैसे कोविड के टाइम पे, राइट, मैं हम क्या करें, तो रास्ते खोजने चालू हो गए। शायद इतना पुश करता है उस दौरान, तो आपका मेंटल ब्लॉक ही टूट जाता है, तो आप अंडर प्रेशर भी परफॉर्मेंस क्रिएट करने लग जाते हैं। वो बात अलग है कि थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं, बट स्ट्रेस के अंदर भी आप कितने एक्सीलेंट और कितने क्रिएटिव होते हैं। आई थिंक ड्रामा स्कूल हैज अ very important role and very nice role in this
पर्टिकुलर एरिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत सारे ब्लॉकेजेस खोलता है और हमें अ, नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी सोच बदलती है। काम तो हम पहले भी कर रहे होते हैं, सेम चीज कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो दिशा मिलती है, जो सोचने का तरीका मिलता है, वो अद्भुत होता है। सोच का तरीका ही बदल जाता है। तो आप स्कूल आपने किया, डिजाइनिंग डायरेक्शन में किया, हम्म। तो आपने कौन सा प्ले किया था वहां, और उसके पीछे क्या सोच था? क्योंकि हम सबके पास एक सोच के साथ हम प्ले बनाते हैं, क्योंकि वो 3 साल की मेहनत होती है। वो दादा, वो डिप्लोमा कहीं ना कहीं हम सबको डायरेक्टर बनाता है, कि उसमें बहुत सारी 3 साल की मेहनत को हमें डालना होता है। पता नहीं कि शुरू से ही एक ऐसी अंदर एक जिद रहती है मेरी कि मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूं कि द थिंग शुड बी वेरी बिग आइडिया। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अब रही बात डिप्लोमा की, तो मैं विश्वास माने कि मेरे सारे बैचमेट बड़े कमाल कमाल के आइडियाज लेके आ रहे थे। एंड आप सुन पा रहे हैं दादा, गोविंद भाई? हाँ। तो मेरे मेरे बैचमेट बहुत कमाल कमाल के आइडिया लेके आ रहे थे। और वो, अब मुझे भी कुछ अच्छा सा आइडिया लेके आना था, तो मैंने सोचा कि यार क्या आइडिया लेके आऊं। तो मैंने कहा कि क्या करूं, तो मैंने मैट्रिक्स उठा ली दादा। और मैट्रिक्स के तीनों वॉल्यूम्स थे, और मैं तो एक दिन 2 रात और 1 रात दिन बैठ के पढ़ लिया उसको, पिक्चर देख ली। तो मैंने डिस्कस किया, हमारी जो हमारे जो पंच बैठते हैं, आपको पता है पंच परमेश्वर कौन कौन है उस दौरान। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम तो मैट्रिक्स करेंगे। तो बोले बहुत बढ़िया, इंटरैक्टिव वीडियो। हमने बहुत डिस्कस विस्कस करना चालू कर दिया। 2-3 हमने साइबर सिक्योरिटी के बंदे भी पकड़ लिए कि आज सबके फोन जैम कराएंगे और ये करेंगे। उस दौरान से दिमाग चलता रहता था। बट फिर लगा कि यार ये गौरव शर्मा नहीं है। फिर वहां पर मेरे एक टीचर ने मुझे बड़ी सुंदर बात की, और उस टीचर का नाम है डॉक्टर रॉबिन दास। मैंने रॉबिन सर से बोला कि सर मैं मैट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा सुर नहीं है ये, अपना सुर खोजने की कोशिश करो। मैं कह मैं कहा कि अच्छा ठीक है। तो हम मीटिंग में बैठे हुए थे, तो अनुराधा जी ने पूछा किस पे कर रहे हो। तो 5 मिनट पहले ही मैडम ने ये बोला, मैडम हमको थिएटर डायरेक्शन पढ़ा रही थी, तो वो प्रॉम्प्टर की बातें आ गई। तो मैं मैडम प्रॉम्प्टर पे ही कर रहा हूँ। मैम कहती वाओ व्हाट आइडिया। तो मैंने कहा यार ये तो अब मैं फंस गया है, क्योंकि प्रॉम्प्टर तो खत्म हो चुका है, तो अब रामलीला में प्रॉम्प्टर बचा हुआ है, करूं क्या मैं। तो कहती हैं अच्छा। तो 2 दिन के बाद मैडम ने बोला कौन लिख रहा है तुम्हारा नाटक। मैंने कहा आसिफ भैया लिख रहे हैं। अभी आसिफ भैया को नहीं मालूम था कि वो लिख रहे हैं। ठीक है। तो मैडम ने फट करके आसिफ भैया को फोन मिलाया कि आसिफ तुम गौरव का नाटक लिख रहे हो क्या। अब आसिफ भैया वहां पर चमत्कार कि भैया ये लड़के ने मेरा नाम ले दिया। कह रहे हाँ मैडम, मेरी बात तो उससे कुछ हुई है, बट अभी तक उसने मुझे कुछ कॉन्क्रीट बताया नहीं। एक बार मैं उससे बात कर लेता हूँ। भैया ने मुझे फोन करके बोला कि तू पागल हो गया, तू बता तो दे मुझे। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे मुंह पर डाल दिया उन्होंने, तो मैं फंस गया, मैंने आपका नाम ले दिया। तो कहते हैं कुछ आइडिया वाइडिया है क्या। मैंने कहा नहीं, वो त्रिपुरारी मैडम बचाएंगी उसके लिए तो। ठीक है, या अंकुर जी बचाएंगे, और कोई नहीं बचा सकता। तो हम मैडम के पास गए। तो मैडम ने मुझे फिर वहां पर त्रिपुरारी जी ने मुझे समझाया तुम एक काम करो, तुमने बहुत अच्छा आइडिया उठाया है। आई थिंक तुम महाराष्ट्र आ जाओ, और महाराष्ट्र में जाके रिसर्च करो, तुमको मिलेगा। बिकॉज डोंट लीव दिस आइडिया, इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। एंड शी शोड हर कॉन्फिडेंस। एंड देन आई स्पोक टू रॉबिन सर एंड अंकुर जी। तो अंकुर जी ने मुझे बोला कि जा तो रहे हो, देखना सीन वर्क बनाओगे या नाटक बनाओगे। तो मैंने कहा सर नाटक ही बनाएंगे, तो कहानी खोज के लाना कुछ अच्छे से। तो भैया हम इस तरीके से पुणे आ गए।
बॉम्बे आ गए। तो बॉम्बे में हमारा सबसे पहला जो वक्फा पड़ा वो द ग्रेट सत्यदेव दुबे जी से पड़ा। हमको बोल दिया गया था कि इनसे बात मत करना भैया, और एनएसडी का नाम तो लेना ही मत, क्योंकि वो पिनअप जाते हैं पूरी तरीके से। तो वो पृथ्वी में बैठे हुए थे, तो अब हम झूठ नहीं बोल सकते थे, हमने बहुत सच्चाई बोला उनको कि सर हम एनएसडी से हैं और हम प्रॉम्प्टर्स पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको ऐसी माँ बहन की गाली दी बीच कैफेटेरिया में पृथ्वी के, विश्वास माने कि ऐसा लगा वहां पर ड्रामा स्कूल अगर नहीं होता तो शायद हम पस्त हो जाते। उस ड्रामा स्कूल ने हमको इतना संयम दे दिया था वहां पर कि मतलब हम खड़े हो गए सम्मान में, सर कोई बात नहीं, आज आप गाली दे लो, मुझे मालूम है कुछ दे के जाओगे आप मुझे। भैया मैंने 3.25 घंटे उनका इंतजार किया। नागेश भोंसले मुझे देख रहे थे बहुत देर तक। नागेश भाई ने बोला तू चला जा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं लेके जाऊंगा चच्चा से, कुछ भी हो जाए चाहे। मैंने 3.25 घंटे इंतजार किया और जाते हुए उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात बोली, क्या प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर देख रहे हो? मेरा एक एक्टर मेरे दूसरे एक्टर को प्रॉम्प्ट करता है। और वो पॉइंट था मेरे लिए कि मैं, सब कुछ चेंज हो गया। देन आई केम टू पुणे देन आई केम टू पुणे एंड आई हैड अ very long interview with Dada, can you mute it? Your voice is coming back. yes. So then I met with Dr. Shriram Lagu. और दादा 1.5 घंटे डॉक्टर श्रीराम लागू ने मुझे प्रॉम्प्टर और उसकी ग्रामर के ऊपर बात करी। और उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने सूर्य पुत्र किया था, अभी जब उस समय बहुत उम्र थी, तो करीबन 12 प्रॉम्प्टर्स लगे थे उनके लिए, हर जगह बैठे हुए थे वो, और वो सोलो करते थे 3.25 घंटे 3 घंटे का एक नाटक। तो वो करते हुए सारी रिसर्च, फिर भास्कर चंदावरकर जी ने मेरे को म्यूजिक पे पूरा गाइड दिया कैसे करना है। आई लॉस्ट हिम, मैं उनको नहीं दिखा पाया। मेरे डिप्लोमा के शो वाले दिन ही वो एक्सपायर हुए थे, मतलब उससे 2-3 दिन पहले जब रिहर्सल चल रही थी। देन मैं सारा रिसर्च लेकर आया एंड देन पूरा कंसीव्ड किया एंड देन डॉक्टर देन आई स्पोक टू एंड देन वामन जी हेल्प मी लॉट। शांता गोखले जी हेल्प मी लॉट। चेतन ने मुझे बहुत मदद करी, चेतन दत्तार ने बहुत ज्यादा मदद करी, आउट ऑफ द ब्लू बॉक्स जाके मदद करी उस आदमी ने मेरे लिए। बनस्पत आपको मालूम है कि उस दौरान चेतन अपने लास्ट स्टेजेस पे था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसने मुझे बहुत मदद करी, बहुत ज्यादा। शांता ताई ने बहुत करी, योगेश सोमन ने मुझे बहुत मदद करी, विजय केंकरे ने मुझे बात करी। और मैं आज भी वो दादर में जितने भी प्रोड्यूसर्स बैठते हैं कमर्शियल थिएटर के, उसमें 2-4 तो मुझे याद नहीं है उन्होंने। और एक बहुत कमाल आदमी थे बालचंद्र पेंडारकर, उन्होंने मुझे इतना मटेरियल दिया पेंटेड कर्टेन्स का। उन्होंने मुझे बहुत बताया कि कैसे संगीत नाटक और तमाशा में किस तरीके से। फिर वो सारे कॉन्सेप्ट लेकर मैं आसिफ भैया के पास आया, आसिफ भैया ने वो नाटक लिखा और अनामिका और शाहिदुर ने तो, और विक्रम ने और तौकीर ने तो अद्भुत काम किया उसमें, मतलब आई थिंक सारे बैचमेट्स ने। और सुधीर रिखाड़ी इज वन ऑफ द वेरी वाइटल ओल्ड फैज, and I would say these people are really contributed beautifully in that particular diploma. That was my diploma. 1.5 घंटे का पैक ड्रामा, 12 अभंग, 8 अभंग, मस्त तरीके से म्यूजिकल किया। और मुझे वहां से समझ में आया कि रॉबिन सर सही कहते थे कि अपना सुर खोजना बहुत जरूरी है, और हर बंदे को अपना सुर खोजना चाहिए। बिकॉज इफ यू कांट फाइंड योर ओन लैंग्वेज then this is not your theater. The theater is, because I would say right now what I have been understood of my teachers, that theater is a dialogue, theater is a communication, it's a language. You have to find a language, and it is an amalgamation of form, concept, ideas, pedagogy, or whatever you want to say. But theater is all about storytelling and how you want to tell the story. तो ये रहा मेरा छोटा सा जर्नी, मेरा डिप्लोमा। इंटरेस्टिंग जर्नी, इसलिए मैंने वो पूछा कि वो इंटरेस्टिंग जर्नी बहुत कुछ बताती है ना। सज्जाद भाई का एक प्रश्न है कि डिप्लोमा प्रोडक्शन में एक्टर की भूमिका ज्यादा होती है या डिजाइनर का? विचार प्रकट करें। तो प्रवीण जी ने विचार भी दिया। प्रवीण जी ने कहा निर्देशक की होती है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इस पे बोलें।
दादा देखिए, डिप्लोमा के दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे को 18 दिन मिलते हैं, 3 घंटे की रिहर्सल होती है। तो मैंने तो अपने बैचमेट से बोला था कि भैया मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, तुम मुझे डिजाइन मत सिखाना, डिप्लोमा अच्छे से करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको इंटेलेक्चुअल सवाल चाहिए तो दोनों की बराबर परस्पर भूमिका होती है, क्योंकि एक मंच पे होता है, एक मंच के परे होता है, और इन दोनों के बिना मिले ये नाटक बन नहीं सकता। तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि कहने को ये डिजाइनर का डिप्लोमा या डायरेक्टर का डिप्लोमा होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र होता है। ये दोनों का बहुत स्ट्रांग बैलेंस होता है। सज्जाद भाई ने जितने भी नाटक देखे होंगे या उनके जो एक्सपीरियंस में आया, तभी वो सवाल आया, अगर कंटेंट कहने की आप में हल्की सी भी वीकनेस है, इफ यू डोंट नो हाउ टू टेल योर स्टोरी, देन आपको ये डिसबैलेंस नजर आएगा। बट कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि मैं परसों परवीन से बात यही कर रहा था कि जब परवीन ने पूरा नाटक बदला। अंधा युग अगर मैं आज दोबारा से उसके परफॉर्मेंस को लिखने बैठ जाऊं तो एक नया नाटक है मेरे सामने, और भरपूर डिजाइन और भरपूर डायरेक्शन, राइट। तो लेकिन परवीन इस बात को मानता है और उसने मुझे सिखाया। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेरी नाइस डायरेक्टर्स इन थिएटर फ्रेटर्निटी एट द मोमेंट। उसने मुझे सिखाया, उसके काम देख के मैं सीखा एक चीज को बहुत सुंदर तरीके से, कि कहानी ही सब कुछ है। इवन हमारे साथ जो टीचर्स आए, बज्जू भाई, राम गोपाल बजाज जी, बंसी कौल जी ने हमारे साथ डिजाइन की क्लासेस करी, देन त्रिपुरारी मैडम, अनुराधा मैडम ने प्रोडक्शन की, अभिलाष जी, रॉबिन सर, ये सब लोग मैं मानता हूं इस चीज पे कि कहानी पे जोर देते थे। और ये हमको बहुत, तो ये बैलेंस तभी आपको बिगड़ता हुआ नजर आएगा जब स्टोरी टेलिंग में कहीं वीकनेस होगी, आपकी कम्युनिकेशन में गैप हो। तो ये दोनों का परस्पर बैलेंस है, चाहे डिजाइनर का हो। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट इट। इट्स ट्रू। वो तो नाटक अपने आप में एक सामूहिक कला है, इंडिविजुअल बिल्कुल आर्ट है ही नहीं। बिल्कुल। लोगों के कोलैबोरेशन से ही चीज वो बनता है हम्म। हाँ, और समाज और सोसाइटी के लिए ही बनता है। तो जब आप उसके बाद आप बाहर निकले डिप्लोमा के बाद, तो आपने ज्यादा काम लाइट डिजाइनिंग की ओर किया, हाँ हाँ, है ना। तो हाँ। डायरेक्शन थोड़ा सा रुका, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ, हुआ। हम्म। लेकिन लाइट पे इतना फोकस किस वजह से आपने दिया? क्योंकि मेरी जरूर मतलब मुझे लाइट एक ऐसा मीडियम दिखा, और स्पेशली ड्रामा स्कूल में के दौरान, और उसके बाद जब मैंने साणे हल्ली कर्नाटका में जंबे सर के साथ काफी दिन नौकरियां की वहां पर और काम किया, तो मैं सेट बहुत डिजाइन करता था। मुझे स्पेस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखता था। जब मैं इंग्लैंड गया तो वहां के टीचर्स ने मुझे कमाल का कॉन्फिडेंस दिया, और मेरा लाइट को लेकर उन्होंने मेरी सेंसिबिलिटी को अवेयर कराया मुझसे। और मुझे एक छोटी सी चीज लगती है कि वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स। सम पीपल टेल देयर स्टोरी थ्रू देयर राइटिंग, सम पीपल टेल देयर स्टोरी थ्रू लाइट्स, सम पीपल टेल देयर स्टोरीज देयर साउंड। मुझे इस मीडियम्स में ज्यादा कनेक्ट मिला, मुझे ये मीडियम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और ये मीडियम मुझे बहुत ज्यादा डायनेमिक लगा। और मुझे समझ में आया कि ये जो क्योरस का डायनेमिज्म है ना, लाइट एंड शेड का जो डायनेमिज्म है, लाइट और डार्कनेस का जो है, शेडो को कंट्रोल करने का जो है, एक्टर को एक एक नए वर्ल्ड में क्रिएट करने का जो है, वो मुझे लाइट में बहुत ज्यादा कनेक्ट मिला मुझे उसमें। मैं ये नहीं कहता हूं कि लाइट सब कुछ कर सकती है, राइट, बट हर आदमी का एक झुकाव और रुझान होता है, उसकी उसको मीनिंग मिलता है किसी मीडियम के अंदर। मुझे लाइट में बहुत मीनिंग मिला, और विश्वास माने कि लाइट ने मेरा घर चलाया लंदन में, मुझे खाना खिलाया। मैंने मुझे मतलब मेरा तो जीवन चलाया लाइट ने, और आज तक चला रही, बहुत अच्छे तरीके से चला रही है। और दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लाइट इज लाइफ, व्हेन देयर इज नो लाइट। एक्चुअल लाइट इज लाइफ।
क्योंकि लाइट इज लाइफ। अनाज बनता तभी है जब लाइट आती है। बिल्कुल 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 है ना, और हम कुछ भी देख पाते हैं जब लाइट होती है। बिल्कुल तो लाइट तो लाइफ बिल्कुल। है। लाइट तो लाइफ। लाइट तो लाइफ है, बिल्कुल है, आई एग्री। हम्म। है ना। तो आपने लाइट में काफी समय काम किया, तो मतलब जब बाहर निकलते हैं तो लाइट का परसेप्शन कैसे सोचते हैं? क्योंकि ड्रामा हम्म। स्कूल में सच में हमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत समय होता है, लेकिन जब हम बाहर करते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं एक लाइट डिजाइनर के लिए अच्छी लाइट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है और ट्रेजेडी है लाइटिंग डिजाइनर्स की हिंदुस्तान में, कि मैक्सिमम टाइम अगर कुछ गड़बड़ होती है, लाइट अगर इक्विपमेंट फेल होता है, तो उसमें सबसे पहले जो तीर आता है रावण की नाभि में, वो लाइटिंग डिजाइनर पे आता है और उसके पूरा करियर को धराशायी कर दिया जाता है कि इसको लाइट करनी नहीं आती। अरे भैया, वो लैंप फूक गया, फ्यूज हो गया, उसमें लाइटिंग डिजाइनर क्या करेगा? वो तो बोर्ड पे खड़ा है। अगर एक एक्टर फंबल मार देगा तो नाटक खराब हो, डायरेक्टर खराब है क्या? बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, मांगते कुछ है, मिलता कुछ है। राइट। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी थिएटर के अंदर और लाइटिंग फील्ड में लाइटिंग डिजाइनर नाम का शब्द अभी भी अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहा है एक लेवल पे। मैं शायद गलत हो सकता हूं कई लोगों के लिए, बट मेरे को तो आज भी ऐसा लगता है। मैं बैठा हूं एक लाइट करने के लिए, और मैं कह रहा हूं कि मुझे मैंने 3 दिन पहले से ये सोच के रखा हुआ है कि अच्छा मुझे ये फिक्सचर मिलेगा, तो मैं उसको बकायदा मेल बातें कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, जो भी करना है मुझे वो मैं कर रहा हूँ। एंड मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, और मुझे मिलता है कि यार ये तो इस समय यही है, मेरा तो माल गया हुआ है। तो मैं कई बार उनसे बोलता हूँ कि यार तुम मुझे बताओ तुमको क्या परेशानी है, तुम मुझे पहले। सो देर इज अ प्रॉब्लम कि लाइटिंग डिजाइनर को मानते ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान में तो लाइटिंग डिजाइनर की रियली में अभी स्ट्रगलिंग पोजीशन है। मुझे लगता है कि वो जो इनविजिबल माफिया है जो कि उसकी एग्जिस्टेंस को बनाए, मतलब हिला रहा है, वो कब खत्म होगा? कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं, कुछ अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है सारे वेंडर्स ऐसे हैं। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, जो समझने लग गए हैं धीरे धीरे। और बट चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस एक दूसरे तरीके का चैलेंज आ जाता है। बजट इश्यूज वहां भी रहते हैं। वो बात अलग है कि वो एक डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, और उनके लिए कमर्शियल चीजें, वो कहते हैं भाई ज्यादा बजट ही नहीं, पैसे नहीं मिल रहे हैं इस काम के, तो हम भी देखते हैं अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले बता देते हमको, 2 दिन पहले बता देते। सो देयर इज अ स्ट्रगल, देयर स्टिल। बट ड्रामा स्कूल में 20 लाइटें मैं ड्रामा स्कूल को आप ना करें तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ लैम्डा की। मेरी रैप चालू हुई, और मेरी रैप के अंदर, रैप होती है जहां पर 3 शो एक साथ लाइट करने होते हैं। मैं लैम्डा के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लैम्डा में आपने कौन सा कोर्स किया, है ना? उसके पीछे की पूरी कहानी चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं लैम्डा के बारे में अच्छा, कि तो कैसे वहाँ लैम्डा बड़ा कैसे जाते इंटरेस्टिंग। हैं, किस तरह वहाँ सिलेक्शन होता है, आप कैसे गए और किस पढ़ाई के लिए गए, आपका सब्जेक्ट क्या था, फिर उसके बाद। लैम्डा भी एक जिद बन गया था। राइट। के और उसमें कहानी ये हुई कि मेरा एक नाटक था, मैं कमानी में लाइट कर रहा था, और मैं उस आदमी को आज भी नतमस्तक हूं, उस टेक्नीशियन का जिसका नाम है नंदू। मैं बड़ा खुल के बोल सकता हूं, आप जानते हैं नंदू भैया को। तो मैंने नंदू भैया से कहा कि मुझे सेंटर बार के ऊपर ऐसे क्लब करके 2 प्रोफाइल एक साथ लगा के दे दीजिए। राइट। तो नंदू भैया ने मुझे बोला कि वहां नहीं लगा सकते हैं, लोड की प्रॉब्लम है। विश्वास माने, मैं बहुत डरता था
तारों से, आज भी डरता हूँ तारों से, ठीक है, बीइंग अ लाइटिंग डिजाइनर और टेक्नीशियन। मैं टेक्नीशियन बोल पाऊंगा अपने आप को, आई एम अ ट्रेन्ड टेक्नीशियन। तो उन्होंने मुझे नहीं बोला, तो फिर किरण भैया को आप जानते हैं, किरण पाजी को, किरण पाजी ने मुझे बोला, अरे तेरा बेवकूफ काट दिया, वो करना नहीं चाह रहा होगा। तो हमें बड़ा बुरा लगा। आप मैंने सेंट्रल सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, so I applied for Central St. Martin School of Art and Design for theater performance design and practice को। तो डॉक्टर पीट ब्रुक्स हैं, पीट ब्रुक, नॉट पीटर ब्रुक, पीट ब्रुक्स, उनको मैंने अपना कॉन्सेप्ट भेजा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एंड रियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चंद्रकांता। तो जो अय्यार जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे परफॉर्मेंस में आप सिनियोग्राफिकल पोजीशन ले सकते हैं, उसको लेकर मैंने उनको कॉन्सेप्ट भेजा था। ही लाइक्ड इट वेरी मच, ही सेड के फाइन, आई कैन गिव यू द एडमिशन। बट ये त्रासदी हो गई मेरे साथ, मेरे दिल को चोट पहुंची, उन्होंने मेरा दिल पे आघात कर दिया, नंदू भाई ने। तो मैं ये खोजने लग गया कि अब मुझे तो टेक्नीशियन बनना है, ठीक है। और मैंने फिर लैम्डा में वो कोर्स देखा, स्टेज मैनेजमेंट एंड टेक्निकल थिएटर का। तो मेरे पिताजी ने बोला, तू दोबारा से बीए करेगा? मैंने कहा हाँ हाँ, क्या दिक्कत हो गई? कह रहे एमए के बाद दोबारा बीए करे। उनको तो एजुकेशन की डिग्रियां दिखती थी हमेशा। तो मैंने कहा नहीं नहीं पापा, हम जाएंगे। तो इसमें मम्मी को हमने नहीं बताया था, क्योंकि माँ को लग रहा था कि अब उम्र 29 साल हो गई है, अब इसकी शादी करूंगी, ठीक है। तो पापा ने बोला कि माँ को मत बताना बिल्कुल भी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप भी नहीं बताओगे जब तक तो कुछ होगा नहीं। तो भैया दिल तो टूटा हुआ था, एडमिशन मिल गया लैम्डा में। उसके बाद एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक बहुत अच्छी फंडिंग एजेंसी है, विच इज कॉल्ड इनलैक्स, हिंदू शिवदानी फाउंडेशन। बहुत सज्जन लोग हैं, हम जैसे स्ट्रगलर लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। वहां पर मुझे मेरा पहला जो मैंने बताया, जैसे सुनील शानबाग वहां पर थे, तो उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया। और सुनील दा ने मुझसे ये पूछा कि यार तू क्यों जा रहा है, हिंदुस्तान तो पूरा जुगाड़ भरा है, वहां जाके टेक्नीशियन बन के क्या करेगा तू? तो मैंने उनसे कहा कि जुगाड़ के सिर्फ दो ही पैरामीटर होते हैं, या तो आप स्किल्ड नहीं है, या आपके पास पैसों का अभाव है। तो अगर आप पैसों का अभाव, तो आप शायद मेहनत करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्ड होना जरूरी है। तो मैं अपने आप को स्किल्ड बनाने जा रहा हूं। एंड ही लाइक्ड माय आंसर, एंड देन आई वेंट इनसाइड, एंड देयर इट्स अ बिग जॉइंट, बिकॉज एक शुरू में क्या होता है प्रोसेस में, कि पहले तो थिएटर में से सिलेक्शन होता है, उसके बाद 25-50 लोग होते हैं, उनमें से 12 लोग सिलेक्ट होते हैं। और वो जो 12 लोग जो होते हैं, वो हर स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन के होते हैं, लॉ के भी होते हैं, उनमें से वो 12 चुनते हैं। और दादा वो तो IITians और IIMs, यू दे आर लाइक अ मास्टर पीपल, राइट? तो मेरे से पहला सवाल पूछा गया कि गौरव, वापस आओगे? तो मैंने कहा कि कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। कहते क्यों, तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं, शादी तो मैं आके करूंगा, बट द पॉइंट इज आई एम द ओनली चाइल्ड इन टू फैमिलीज। मेरे माँ बाप का और मेरे ताऊ ताई का कोई सहारा नहीं है मेरे अलावा। तो जैसा उन्होंने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया। देन उसके बाद वीर चौहान थे, वीर सांघवी थे वहां पर, और डॉक्टर धनंजय थे, और डॉक्टर वीर चौहान थे, जो कि रोड के सेक्रेटरी हैं, रोड स्कॉलर्स के। उन्होंने मुझे ग्राइंड कर दिया दादा, मतलब मैं ग्रिल कर दिया, गंदा ग्रिल किया उन्होंने मुझे, इन टर्म्स ऑफ द कि इंडियन थिएटर को कैसे देख रहे हो तुम, उसके बाद। और वो बहुत अच्छा वहां पर हुआ, एंड देन आई गॉट द स्कॉलरशिप। और वहां पर एक आदमी के मुखारविंद जिसे हम कहते हैं, से निकल चुका था सुबह ही, जिसका नाम है, मेरा पिता तुल्य आदमी है वो, विनीत कुमार। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली, जाओ जाओ तुम्हारा हो जाएगा, शाम को पार्टी दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, हम दे देंगे। सो ये एक दौर रहा। फिर लैम्डा पहुंच गया, आबो हवा बदली हुई थी पूरी, पहली बार विदेश जा रहा था। सो दैट वाज अ टाइम, like that was a time when my first time in the age of 30 years, I was 29 that time when I went to England. My father told me thank you very much, and that was, I think, कि चलो
थिएटर में तो खूब पैसा कमाऊंगा, बाप ने आज मेरे को रख दिया. एंड so there was a time when I was, so I went England, and a beautiful institutions, and I think you can ask more about that institution, so I can tell it's a very nice institution I went in my life. कि मैं खुद जाना चाहूंगी लैम्डा में आप गए किस कोर्स के लिए, स्टेज मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया में स्टेज मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं होती है ना, और हमारे यहाँ उस तरह से काम नहीं होता जैसे वहां होता है. तो मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्टेज मैनेजर होता क्या है, वहाँ काम कैसे होता है, सिखाया कैसे जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में लेकिन कहीं पे भी इस टॉपिक पे मतलब पढ़ाई नहीं होती. Okay. So there is a four. The stage manager has a 4 branches, right? One is called company stage manager, right? Second is stage manager. Third is assistant stage manager, and fourth is the technical stage manager, right? आप ये सिर्फ एक बात मान के चलें कि स्टेज मैनेजर इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ बाइबल, जिसके पास पूरा नाटक यहां होता है. And I missed one thing, deputy stage managers, which comes after stage managers, right? Stage management को आप इस तरीके से समझें कि it is a way to mount production in an organized way. ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में ये है, जहां पर छोटे से छोटे कस्बे में नाटक हो रहा है, वहां पर एक इनविजिबल स्टेज मैनेजर है. ठीक है, वो जैसे मेरा चेतक का स्कूटर और परमिशन लेना, वो स्टेज मैनेजर का काम है. वो सारी परमिशंस लेता है, वो पूरी क्यू शीट्स बनवाता है, मतलब डिपार्टमेंट से क्यू शीट लेता है. प्रॉप्स और फर्नीचर कैसे, आपको याद होगा जब हम एमेच्योर थिएटर की बात करते हैं तो हमारा एक सीन चेंज की क्लास होती है कि चलो भाई 10 मिनट टाक 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 रखा, आउट. ये सारा डिजाइन कैसे होगा, ये डायरेक्टर नहीं करता, ये स्टेज मैनेजर करता है, राइट? स्टेज मैनेजर ये बताता है कि इस पॉइंट पे ये क्यू है, शो में क्या फ्लॉज आए. मतलब एक तरीके से माने कि वो सीपीयू है पूरे नाटक का, जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है. आप ये करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व करेगा उसको, जिससे कि प्रोडक्शन स्मूथली जाए. एक और आदमी आता है विच यू नेवर कॉल प्रोडक्शन मैनेजर. उसका काम सारा एक अलग होता है, वो फाइनेंशियल बजट्स देखता है. स्टेज मैनेजर रिहर्सल्स में होते हैं, कंपनी स्टेज मैनेजर टूरिंग देखता है, राइट? तो स्टेज मैनेजर इज बेसिकली अ पर्सन हु मैनेज द होल प्रोडक्शन इन रिहर्सल से शो की कॉलिंग तक स्टेज मैनेजर का काम है, और प्रोडक्शन की बजट पुल करने का काम प्रोडक्शन मैनेजर का है. तो दिस इज कॉल्ड स्टेज मैनेजर. और हिंदुस्तान में ये है, लेकिन नहीं है, नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं है. अब कहने को तो फिर हम कह दें सब कुछ है हिंदुस्तान में, लेकिन वो ऐसे रूप में नहीं लगता मुझे. इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे हम स्टेज मैनेजर की बात करें तो विदेश में एक प्रोडक्शन खत्म होने के बाद वो पूरा प्रोडक्शन हैंडल करता है स्टेज मैनेजर, वो रन कराता है स्टेज मैनेजर. हमारे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता डायरेक्टर के आगे ना पीछे, हमारे यहाँ सिर्फ डायरेक्टर ही होता है, तो सब कुछ करता है. वही स्टेज मैनेजर है, वही प्रोडक्शन मैनेजर है, वही हर तरह का मैनेजर वही होता है. नहीं, हर ग्रुप में एक बंदा होता है, बड़ा रेयर वो मजदूर होता है, वो स्टेज मैनेजर नहीं होता है जो चाय लाने का भी काम करता है. स्टेज मैनेजर चाय नहीं लाएगा. नहीं, जैसे हमारे बहुत सारे स्टेज मैनेजर थे, नहीं तो वो स्टेज मैनेजर नहीं, वो तो चाय लाने का काम करता है. मतलब चाय लाने वाला स्टेज मैनेजर नहीं हो सकता. नहीं दादा, ये तो एमेच्योर थिएटर का पहली ट्रेनिंग है. तो यही तो एजुकेशन और एक सिस्टम फर्क नहीं, जैसे आपने मुझे तो पहली बार ये जब मैं क्षितिज में काम करता, नहीं क्षितिज में नहीं, जब मैं बस हम थिएटर में करते थे, तो आप क्या 6 कप एक हाथ में पकड़ सकते हो ग्लास?
क्योंकि आपने आपने इलाहाबाद में पकड़े हैं, so this is the beginning of the theater। तो चाय लाना भी एक आर्ट होता था। नहीं नहीं, इलाहाबाद में भी हम लोग ऐसे नहीं करते थे, मतलब करता ही नहीं था, है ना, बात वो नहीं है। लेकिन जो स्टेज में एक बात है कि होता है यहाँ पे, तो पढ़ाई से यही फर्क पड़ता है कि एक्चुअल स्टेज मैनेजर क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है, एक्चुअल समझना बहुत जरूरी है ना। अब ये कह देना कि यहाँ पे होता है, तो जो होता है वो प्रॉब्लम है, वो होता नहीं है। उसकी सही रूपरेखा, इसीलिए शायद आप लंदन पढ़ने गए कि सही तरीके से उसको डिफाइन किया जाए। नहीं तो लंदन क्या जरूरत है पढ़ने की स्टेज मैनेजमेंट के लिए, वो तो इंडिया में है। नहीं दादा, क्रियाबद्ध तरीके से तो करना पड़ेगा ना ये। हाँ, ये कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति तो किसी ना किसी मठ में जाके ही होगी ना, तो वो तो हुई है। नहीं तो आप तो, नहीं तो फिर हम तो बुद्ध नहीं है ना, हम तो इंसान हैं, हमें थोड़ी पेड़ के नीचे ज्ञान मिल जाएगा। हमने इतने पुण्य भी नहीं करे हैं कि ज्ञान मिल जाएगा पेड़ के नीचे। तो क्रियाबद्ध तरीके से तो, और मैं पहली बार ये जो स्टेज मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, बीइंग ऑनेस्ट टू टेल यू, मुझे वहीं जाके समझ में आया। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि ये प्रॉपर कोर्स करके आ चुके हैं। नहीं आए हैं, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि मैं भी गया लंदन, मैं भी वहीं समझा हमने भी। और मैं तो अभी स्टेज मैनेजर हूँ रेperटरी का। हाँ, तो वहां के सिस्टम और यहाँ सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, आई नो दैट। मतलब अब जो करके आए जैसे उनको तो बढ़ाना चाहिए, और जो बढ़ाना चाहते हैं उनको बुलाना चाहिए, 2 चीजें हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि मतलब आप लाइट करते हो, लाइट के साथ साथ अपने डायरेक्टर को कैसे जिंदा रखते हो आप, उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो, कैसे काम करते हो भाई? दादा, डायरेक्टर 2013 से अभी तक एक भी नाटक नहीं किया है डायरेक्ट। 13 नहीं, मैं बोलूंगा लास्ट प्ले मेरा 2016 में था। मैंने एक बहुत बड़ा सोनेट ल्यूमिनर किया था एनटीपीसी के लिए। उसके बाद विश्वास माने कि मैंने अभी तक एक भी नाटक डायरेक्ट नहीं किया। और जिंदा रखने के लिए मैं लिखता हूँ। मैं नाटक ट्रांसलेट करता हूँ, अडेप्ट करता हूँ, कि कभी तो बंदूक, मतलब कभी तो ऐसी सांस आएगी मेरी कि मैं मतलब कुछ बना लूंगा। मैंने पूरे जोर लगा लिया था वैसे भी। कोविड से पहले मैं एक नाटक चालू किया, लेकिन जिस दिन नाटक किया उसी दिन पनौती लग गई, 15 दिन के बाद कोविड हो गया। तो फिर मैंने लेकिन हाँ, मैं अब अपना जिंदा रखने के लिए सच्ची में विश्वास माने मैं लिख रहा हूँ। मैंने नाटक लिखा है अभी और एक और नाटक लिख रहा हूँ, और 2 नाटक मैंने अडेप्ट किए हैं। देयर इज वन इज कॉल्ड जॉन एनुइज इनवर्टेबल कैसल्स, रिंग राउंड मून करके क्रिस्टोफर फ्राई का एक प्ले है, वो अडेप्ट किया है मैंने, मतलब उसको एक तरीके से रीराइट ही किया है। तो लिख रहा हूँ, लिखते हुए जिंदा रखता हूँ। आई डोंट वांट टू सिट आइडल। जहाँ तक पता आपने कुछ नाटक ये भी डायरेक्ट भी किए, जिसमें रोमियो जूलियट था, जो मैंने देखा, सम्मुख में देखा था, उसका मंचन हुआ था। और भी बहुत सारे प्लेस हैं जो आपने बाहर किए, मतलब इसलिए मैंने पूछा कि मतलब लगातार ऐसा नहीं कि प्ले करते भी रहते हैं। तो अभी कुछ समय नहीं किया, लेकिन पास आउट होने के बाद लगातार प्लेस किए। वो किए हैं, लेकिन जब तक ना मेरा अंदर से ट्रिगर नहीं आता ना, मुझे जल्दबाजी नहीं है। और ट्रिगर मतलब जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं द मोमेंट आई वुड से इन अ वेरी नटशेल, जब तक ट्रिगर नहीं आता मैं करता नहीं, और मुझे पता है वो ट्रिगर कब कब आता है। तो अभी मेरी स्टेन गन भरी हुई है, तो कभी भी गोलियां चल सकती हैं। तो या तो वो मैं कुछ चीजों की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, बिकॉज मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं। मैं कई ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि सो आई वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट एट द मोमेंट, and as a lot of responsibility as a business head, as a lighting designer, as a system designer। तो मेरी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी उनके लिए प्रायोरिटीज हैं अभी। तो पहले मैं उनको पूरा करूंगा, कर रहा हूँ। और जैसे भी दे आर वेरी नाइस, दे आर गिविंग मी फ्लेक्सिबिलिटीज ऑल्सो। तो डेफिनेटली, बट स्टेन गन भरी भी है और लेवर खिंचा हुआ है, तो ट्रिगर दबाने की बारी है बस। अभी लगना नहीं है, ट्रिगर मारना।
ये महेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर जो नाटक आपने लिखे हैं वो किस भाषा में है? मैं हिंदी में लिखता हूँ। ठीक है। 2016 ये संजय श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, हम्म। 2016 में एनटीपीसी के लिए कौन सा नाटक किया था, कृपया बताएं गौरव जी। जो 2016 या 15 में जो हमने इन्हीं के साथ मिलकर किया था, there's an NTPC project which is the project of संजय भैया, and we did on the clean India के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर हमने किया था। अच्छा, आप मतलब लाइव भी करते हैं, डायरेक्शन भी किया है, आपने बहुत सारे कंपनीज के साथ काम किए कि मतलब लाइट्स की कंपनीज जो हैं, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जरूर इसके बारे में शेयर करें हम सबसे। एक बहुत सुंदर बात बोलेंगे और जो मुझे पता है कि आई एम श्योर पीपल आर लिसनिंग, रिवर्स कैलकुलेशन सिखा दिया गया। एक बहुत अच्छी कम चीज है जो आई थिंक आपको समझनी चाहिए। जो आपने मुझसे भी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि गौरव एक बात बताओ कि नाटक स्कूल के अंदर लाइटों का अभाव होता था और बाहर जाके क्या कठिनाइयां हो रही हैं, राइट? स्पेशली जिन दो कंपनियों के साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया और एक के साथ मैं आज अभी भी जुड़ा हुआ हूं, जिसका नाम है हाईटेक ऑडियो सिस्टम्स, वन ऑफ द पाइनियर्स पीपल एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपनीज इन द मोमेंट। उन्होंने ये समझाया ये बजट है और इस बजट में काम दिल के पास होके कैसे होना है। तो my managing director, he said you have only one life, either get sad or either get happy, right? And his name is Mr. Rajan Gupta. He's one of the very finest businessmen I ever met in my life, who told me that कि कैसे कैसे don't get in stress, solve it, be patient and do it. उन्होंने मुझे सिखाया what is reverse calculation, I would say. The man who taught me about the reverse calculation, the man who taught me how to take it. अभी उनसे बहुत सीखना है, क्योंकि जब तक अब मैं ज्यादा बोलूंगा सीखने के लिए तो वो बोलेंगे कि दादा कब आएगा सीखेगा, तो ज्यादा सीखेगा तो but but he taught me a lot. I really there were two bosses of my life and I am always loved them. Mr. Virender Vadava, you all know him. He's a modern stage service guy. And second is Mr. Rajan Gupta. These are the two genius bosses I ever met in my life, and one I'm having and one I'm being in touch. So so I'm so थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट होता है, प्रेशर डिफरेंट तरीके का होता है और विश्वास माने कि ये एक ऐसा टाइम, एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कॉर्पोरेट लाइटिंग इंजीनियर सिस्टम्स का, जहां पर आपको 20 फीट पे भी सोचना है और 2 घंटे के 100 फीट पे भी सोचना है और 3 घंटे के बाद आपका फोन आ रहा है कि आपको एक इलाहाबाद के अकबर फोर्ट की पूरी वॉल को लेट करना है और आपके पास सिर्फ 6 दिन है और आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करके देना है क्योंकि टेंडर होना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स अप। मुझे याद है कि जब मैं मॉडर्न में था तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आईटीडीसी एंड दे सेड कि 26 जनवरी है और 2 दिन के अंदर अशोका होटल को पूरा लाइट करना है फसाड। तो वहां पर ड्रामा स्कूल ने इतना बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में कि पूरी, और लैम्डा ने, कि पूरी मेट्रोपॉलिटी चेंज हो गई लाइफ की। और 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी करीबन 1000 फीट फसाड हमने 3 लाइटों, मतलब 3 दिन में उसको किया और लिट किया। So yeah, this is what my corporate life. नहीं, कॉर्पोरेट लाइफ तो आपकी बहुत बड़ी सी है, बहुत काम करते हैं आप उसमें, है ना। और अभी जो सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं वो बड़ा नया है इंडिया के लिए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
कि अभी भी वो इंट्रोड्यूस हो ही रहा है शायद? इस समय में मेरे पास जो मेरी पैलेट में जो जिन प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा हूँ, नंबर वन इज ETC, Electronic Theatre Controls. They have a 96% market share worldwide in the auditoriums and architecture में उनका थोड़ा सा है, but studio broadcast and theater में 96% का market share. They're one of my finest product I ever seen in my life in terms of studio and broadcast. Then the second one, rock and roll, they're the father of moving heads, moving lights, is Klepecki. I'm taking care of Klepecki. And plus, third, the one of the finest console in the world is called Grandame. So I'm also the tech support for Grandame and ETC both and Klepecki. So I'm working as, I will tell you what my decision there. And fourth is a very, very interesting product, which is called American DJ. So these four products I'm taking care of at the moment. And जो नया सिस्टम है आज की डेट में, एक तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा एलईडी में हो गया, एनर्जी सेविंग को लेकर हो गया. अभी लाइटिंग जो सिस्टम है वो हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी नया है, जो सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, वायरलेस सिस्टम्स पे या फिर डिफरेंट तरीके के प्रोग्रामिंग कंसोल्स पे या क्रिएटिव कंसोल्स पे, वो I think it will give a new stability in terms of generating creative outputs. मतलब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि क्लेपैकी जैसा प्रोडक्ट और ETC जैसा प्रोडक्ट और ग्रैंडमे जैसा प्रोडक्ट, अगर आप में आपकी इमेजिनेशन में आपकी 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 बॉडी के अंदर क्रिएटिविटी है तो वो आपको अचीव करके दिखाएगा. उस प्रोडक्ट में इतना दम है. These are one of the finest product I ever met in my life, and I used lot in the London also these products. But first hand experience ज्यादा मेरे को इन कंपनीज, क्योंकि अभी मुझे पता चलता है कि मोटर कौन सी है, सेंसर कौन सा है, तो लगता है कि क्या इंजीनियरिंग है यार इन लोगों का, क्या दिमाग लगाते हैं ये लोग. आपको शायद उस शब्द का नाम मालूम होगा, शार्पी का नाम याद होगा, राइट? आपको सब शार्पी शार्पी करते हैं ना. शार्पी बेसिकली लाया क्लेपैकी है. Right. So these are one of the finest products. Yeah. And it's a good future for India. It's a really good future for India. Value for money, economic product, good. नहीं, इसी पे एक सवाल मुझे याद आया कि जैसे एलईडी की बात की, तो एलईडी में जो कलर होते हैं और फिल्टर पेपर जब हम पहले यूज करते थे, तो फिल्टर पेपर्स यूज होते थे, फिल्टर पेपर यूज होने बहुत कम हो गए. ये लोग तो एलईडी से ही काम चला लेते हैं. देखिए ये दोनों अलग अलग मीडियम, ये दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं और ये डिजाइनर्स की चॉइस पे होता है, राइट? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने एक शो किया था, फैशन शो था Amazon फैशन वीक के अंदर. तो अब क्या हुआ कि जब मैंने वो कलर जो था, जो मुझे एक खास तरीके का एम्बर चाहिए था, ठीक है, नहीं एम्बर की बात नहीं है, यस, मैंने बहुत सारी एलईडी पार्स इस्तेमाल करी उसके अंदर, ठीक है ना. तो एक बैंक ऑफ एलईडी पार्स के अंदर बकायदा मैंने खास तरीके का एक डिफ्यूजर लगाया था, तो उसकी आबो हवाई बदल गई थी. जो मुझे जूम में जब मैं उसके डिग्री को बदल रहा हूं लाइट की, तो भी मुझे नहीं मिल रहा था, राइट? तो दोनों की अपनी क्वालिटी है. आज भी मैं जेल्स इस्तेमाल करता हूं, कई बार कई एलईडी लाइट्स के लिए मैं जेल इस्तेमाल करता हूं, और वो खास तरीके के जेल्स की पैलेट है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं स्पेशली, क्योंकि वो एक अलग ही क्वालिटी देता है. तो जेल का जेल है. जेल इज ऑल अबाउट सब्सट्रैक्टिंग, अबट्रैक्टिंग, एडिशन ऑफ कलर्स, सो दोनों अपने आप में बेहतर है. कई चीजें नहीं अचीव कर पाएगा स्ट्रेट एलईडी ऑप्टिक्स, जिसके लिए आपको जेल्स चाहिए, आपको बिल्कुल जेल्स चाहिए. बिल्कुल. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आने वाले समय में आपकी अगली जिद क्या है? कि अब अगली जिद ये है, मुझे ये करना है, क्योंकि एनएसडी जिद, लैम्डा जिद, अगली जिद क्या है ऐसी बड़ी सी? अगली जिद चल रही है. आई एम श्योर कि मैं कुछ
अभी नाटक करूंगा मैं सबसे पहले, बहुत टाइम हो गया, मतलब आई वांट टू डू अ प्ले and I'm already it's almost I've done first draft of my play. It's a two actors play, right? And तो बस उसी पे है, अगली जिद तो वही है कि अब तो कहाँ से समय चुराया जाएगा। अगली जिद के लिए ढेर सारा आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जिद जल्दी कंप्लीट हो कि हम सब भी एक नाटक देख पाए, हम्म। है ना। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मजा आया गौरव जी आपके साथ बात करके, है थैंक यू ना। वेरी सच में मच। बहुत मजा आया और लोगों को भी बहुत मजा आया होगा, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी हाँ बहुत हाँ सारी चीज सीखने को मिली होगी, लैम्डा के हाँ बारे में, एनएसटी के बारे में, हाँ है हाँ ना, और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ हाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। हम्म। फिर मिलते हैं, फिर कभी ऐसी गपशप मारेंगे, बातें करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। थैंक यू गौरव, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एंड शुभ रात्रि।